हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इसके पहले हम सेल स्ट्रक्चर करा रहे थे। सेल स्ट्रक्चर को हमने सेल वॉल तक करा दिया है। उसके बाद अब हम कराते हैं क्या कहते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम करने से शुरू करने पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा सेल। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा सेल होता है टू टाइप का होता है, कि यूनिसेलर होता है, मल्टी सेलर होता है। जो यूनिसेलर होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, जो मल्टी सेलर ग्रुप ऑफ सेल होता है। फिर हमने देखते हैं यूनिसेलर को कैसे कैपेबल करते हैं। उसके लिए हमने दो कैलकुलेशन लिया है। एक पहला था इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, दूसरा था परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद डिस्कस सेल को डिस्कवर करने वाले थे एंटवान लीवेनहॉक। और एंटवान लीवेनहॉक उसके बाद न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर करने वाले थे मैक्स नॉर्लैंड का। उसके बाद सेल थ्योरी आता है। सेल थ्योरी को गिवन बाय द शेल्डन एंड सो ऑन। शेल्डन जो थे जर्मनी के थे, इन्होंने बताया कि 1838 में बॉटनिस्ट इन्होंने बताया जो प्लांट सेल होता है कंपोस्ट ऑफ द सेल होता है। फिर उसके बाद आते हैं जॉन स्वान 1839 में जियोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि जो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एनिमल सेल में होता है, जो सेल वॉल होता है प्लांट में होता है। उसके बाद ये दोनों साइंटिस्ट इन्हें कैलकुलेशन ये नहीं बता पाए कि जो न्यू सेल कैसे बनता है। उसके बाद एक नया साइंटिस्ट आते हैं रोडाल्फ बर्चा, उन्होंने 1855 में उन्होंने बताया 1855 में उन्होंने बताया कि न्यू सेल कैसे बनता है प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो उन्होंने दो कैलकुलेशन दिया। पहला था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल, और दूसरा था जनरल सेल होता है राइज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है उसे कहते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। उसके बाद हमारा अगला आता है क्या कहते हैं उन्होंने बता दिया कि कैसे सेल राइज होते हैं, कैसे डिफरेंशिएट होता है। उसके बाद हमारा आता है अगला ओवरव्यू। जब हमने उसको ओवरव्यू देखा तो उन्होंने कहा हमने एक ओनियन प्याज लिया, ओनियन प्याज को लेकर हमने उसको माइक्रोस्कोप से देखा था। जो आउटर था वो सेल वॉल था, जो इनर था सेल मेम्ब्रेन था। उसके बाद हमने एक ह्यूमन सेल लिया, उसको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो आउटर जो था डेलिमिटिंग ऑफ सेल स्ट्रक्चर था, और जो इनर था डेंस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा जितने भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, जिसमें नहीं होता लैक होता एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक होता है। उसके बाद हमने देखा कि उसमें एक सेमी फ्लूइड था जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला आता है जो जितने भी था मेम्ब्रेन बाहर होते हैं उसे हम ऑर्गेनल कहते हैं। ऑर्गेनल वाले हमारे जो ऑर्गेनल होते हैं, जैसे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल टोका माइक्रोबॉडीज हो गया, ये सब मेम्ब्रेन बाहर ऑर्गेनल्स होता है। इसके बाद हमारा आता है नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है जिसे बोलते हैं राइबोसोम, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। जो उसके बाद हमारा आता है जो एनिमल सेल होता है उसमें एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जिसे बोलते हैं सेंट्रोमियर, जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट रहता है। उसके बाद हम देखते हैं सेल कैसे डिफरेंस किया जाता है शेप एंड साइज करके। हमने देखा कि जो सेल होता है सबसे पहले हमने देखा माइक्रोप्लाज्मा का डायमीटर होता है 0.3 0.3 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद आता है बैक्टीरिया का डायमीटर 3 से 5 माइक्रोमीटर। उसके बाद लार्गे सेल होता है आरसी होता है, लार्गे सेल नर्व सेल होता है, ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद हमारा अगला उसके बाद हमने देखते हैं कुछ सेल ऐसे जो ओवर सेल होता है वाइडल होता है। इसके लिए हमने देखा एक डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया, वैक्यूल्स अथवा आरबीसी हो गया, मेसोफिल सेल हो गया, और उसके बाद ट्रैकिस हो गया और नर्व सेल होता है। फिर हमने क्या किया इसके हुआ हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल। फिर अब अगला जब हम ओवरव्यू ऑफ सेल कर चुके फिर अगला आता है प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में कौन कौन पाए जाते हैं उसको देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होता है तो प्रोकैरियोटिक में हमारा कौन आता है, बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, माइक्रोप्लाज्मा होता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी उसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, जो माइक्रोप्लाज्मा था उसको प्रो होता है पीपीएल लोग बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक को शेप और साइज हिसाब से 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले बैसिलस, सब पहला था बैसिलस कोकस। उसके बाद बैसिलस होता है, कोकस होता है, विब्रियो होता है, स्पाइरलम होता है। उसके बाद जानते हैं बैसिलस होता है रॉड शेप होता है। उसके बाद कोकस होता है स्फेरिकल होता है। उसके बाद देखते हैं विब्रियो कॉमन शेप होता है, स्पाइरलम स्पाइरल होता है। फिर उसके बाद देखते हैं जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सब में सेल वॉल पाया जाता है, एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्मा सेल वॉल नहीं होता, एब्सेंट होता है। उसके बाद हमने देखते हैं जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है। उसके बाद इसमें स्मॉलेस्ट डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। जो इसका बैक्टीरिया का डीएनए होता है सिंगल एंड सर्कुलर होता है। उसके बाद हमने देखते हैं
ये हमारा हो गया बैक्टीरिया। फिर उसके बाद बैक्टीरिया का क्या करते हैं, हम न्यूरल कर देते हैं। बैक्टीरिया के न्यूरल करते हैं तो इसके 3 स्ट्रक्चर मतलब 3 लेयर के सब पहले होता है ग्लाइकोकाइलिस, दूसरा होता है सेल वॉल, तीसरा होता है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल ग्लाइकोकाइलिस को जब देखा गया इसमें 2 लेयर था, एक थिन था एक थिक था। जो थिन था स्लाइम लेयर था, जो थिक था कैप्सूल होता है। फिर उसके बाद सेल वॉल देखा, सेल वॉल के 2 लेयर होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। जो ग्राम पॉजिटिव होता है थिकर होता है, जो ग्राम नेगेटिव है थिन होता है। फिर इसके बाद देखते हैं सेल वॉल में 2 लेयर पाया जाता है, एक आउटर होता है, एक इनर होता है। आउटर होता है जो ये लिपिड पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जो इनर होता है पेप्टाइडोग्लाइकान होता है। पेप्टाइडोग्लाइकान का 2 सब यूनिट होता है, एक होता है एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एक होता है एन-एसिटाइल मेमेरिक एसिड, जिसे नाक और नाम से जानते हैं, जो हमारा ग्लाइको अथा पेप्टाइडोग्लाइकान होता है, जो बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। फिर उसके बाद आते हैं शेप और साइज। जो हमारा प्रोकैरियोटिक है इसमें जो बैक्टीरिया होता है इसमें एक स्ट्रक्चर देखते हैं जिसे हम बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम को जब देखते तो इसमें 3 स्ट्रक्चर देखा है, एक होता है पहला वेसाइकल, दूसरा ट्यूबुल, तीसरा लैमेली। फिर उसके बाद मीजोपेल का फंक्शन देखते हैं। जो मीजोसेल का फंक्शन होता है सेल वॉल फॉर्मेशन, सेक्रेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रिस्पायरेशन, इंक्रीज सर्फेस एरिया, इंक्रीज एंजाइमेट्री। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें जो एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के 3 लेयर 3 पार्ट देखे, एक होता है फ्लैजेला, दूसरा फिम्ब्री, तीसरा इलाई। जो फ्लैजेला होता है वो मोबिलिटी में पार्टिसिपेट होता है, जो फिम्ब्री होता है अटैचमेंट और रॉक एंड टिश्यू होता है, और उसके बाद जो इलाई होता है कॉन्जुगेशन करता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल कोई बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पर ट्रांसफर का काम करता है। ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। अब हमारा आता है अगला राइबोसोम। राइबोसोम होता है जो राइबोसोम होता है एसोसिएट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका डायमीटर होता है 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर, इसका 2 सब यूनिट होता है, एक 50 इयर्स, एक 30 इयर्स प्लस 30 इयर्स होता है, एक 40 इयर्स प्लस 60 इयर्स होता है। जो 50 या 40 होते हैं 70 इयर्स करते हैं, जो 60 40 होते हैं 80 इयर्स होता है, जो 70 इयर्स होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, जो 80 इयर्स होता है ओनली यूकैरियोटिक सेल में आता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद एक सिंगल एमआरएनए पर कई सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। फिर उसके बाद एक आता है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी का आता है जो रिवर्ट मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक होता है स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म, उसे बोलते हैं और क्या कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। उसके बाद जो हमारा इंक्लूजन बॉडी है नो बाउंडेड एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, वो फ्री होता है साइटोप्लाज्म में होता है। और कहाँ होता है, सबसे पहले होता है फास्फेट ग्रैन्युलस में होता है, साइनोफाइसिन ग्रैन्युलस होता है, ग्लाइकोजन ग्रैन्युलस होता है, और इसमें गैस वैक्यूल पाया जाता है। गैस वैक्यूल कहाँ होता है, वह गैस वैक्यूल होता है ब्लू ग्रीन आयन, पर्पल ग्रीन आयन, बस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है। ये हो गया हमारा राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी। फिर हमारा अगला आता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन होता है, प्रोटिस्टा होता है, पंजाई होता है, प्लांटिया एनिमेलिया होता है। फिर देखते हैं जितने भी मेम्ब्रेन बाहर ऑर्गेनल होते हैं वो सब यूकैरियोटिक होते हैं। जो यूकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोसोम होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड इसका साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हम देखते हैं यूकैरियोटिक जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। इसके लिए तो हमने जो एक प्लांट एनिमल से दिया, जब मैंने प्लांट को देखा तो उसमें प्लास्टिक पाया गया, लार्ज वैक्यूल पाया गया, उसके बाद प्लास्टिक लार्ज वैक्यूल पाया गया। जो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, जो एनिमल में देखा गया तो उसमें सेंट्रियोल होता है, और एक सेलवाल जो सेलवाल होता है प्लांट में होता है, एनिमल में होता है। उसके बाद जब एनिमल को देखा गया एक सेंट्रियोल होता है, जो सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, एनी सेल में प्रेजेंट होता है। ये हमारा हो गया यूकैरियोटिक सेल। फिर हमारा अगला आता है प्लाज्मा अथा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, मैंने जब इस पे स्टडी किया तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक साइंटिस्ट है जिसका मैनुअल नाम था, उन्होंने क्या किया जब केमिकल स्ट्रक्चर देखा आरबीसी का तो उसमें एक स्ट्रक्चर देखा जिसका कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है 2 चीजों से मिलकर बना होता है, जो प्रोटीन और लिपिड। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है कंपोजिट होता है प्रोटीन और लिपिड का। जो लिपिड होता है फास्फोलिपिड होता है, अरेंज होता है बाइलेयर में। जो लिपिड होता है उसके दो स्ट्रक्चर थे, एक आउटर थे इनर थे, आउटर हेड था इनर टेल था। जब इसे देखा जो आउटर हेड था इनर टेल था, जो हेड था हाइड्रोफोबिक था हाइड्रोफिलिक था, जो टेल था हाइड्रोफोबिक था। जो हेड होता है पोलर होता है, जो टेल होता है नॉन पोलर होता है। और उसके बाद जब हमने नॉन पोलर होता है उसके बाद हमने क्या कहा कि जो हेड था वो था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, जो टेल था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। ये हो गया हमारा लिपिड। लिपिड जो होता है वो कंपोस्ट होता है से कोलेस्ट्रॉल से। जो हमारा फास्फोलिपिड होता है कंपोज अथवा कंटेन होता है कोलेस्ट्रॉल से। उसके बाद हमने क्या देखा, जब लिपिड और प्रोटीन का रेशियो देखा, जब प्रोटीन और लिपिड का रेशियो ह्यूमन सेल में देखा तो अलग अलग आया। जो हमारा प्रोटीन होता है अप्रॉक्सिमेटली होता है 52% होता है, जो लिपिड होता है 40% होता है।
फिर उसके बाद हमने किया प्रोटीन जो होता है 2 टाइप का होता था, एक पेरिफेरल प्रोटीन होता है, एक पेरिफेरल प्रोटीन होता है, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन होता है। जो पेरिफेरल होता है सरफेस पे होता है, जो इंटीग्रल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और उसके बाद हमारा अगला आता है ये हमारा सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने देखा कि एक मॉडल आता है जिसे बोलते हैं फ्लूइड मेजरिंग मॉडल। देने वाले थे सेंगल में कौन सा 1972 में दिए थे। इन्होंने बताया जो प्रोटीन और लिपिड कैसे अरेंज होते हैं। तो उन्होंने बताया जो लिपिड होता है क्वासी फ्लूइड होता है वो फ्लिप लाइन मूवमेंट करता है, जो प्रोटीन होता है लेटरल मूवमेंट करता है। फिर इसमें हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या था। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन था सेल ग्रोथ करना, उसके बाद अतः फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन बनाता है, उसके बाद अंदर सेक्रेशन का काम करता है, एंडोसाइटोसिस करता है, उसके बाद सेल डिवीजन करता है। फिर इसके बाद देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना था। हमने देखा कि जो हमारा मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है 3 टाइप होता है, पैसिव होता है, एक एक्टिव होता है, दूसरा एक पैसिलेटेड होता है। हम देखा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें नो एनर्जी, उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन होता है हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। फिर हमने देखा दूसरा पैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट। जब पैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट देखा तो उसमें भी एनर्जी की जरूरत नहीं था, नो एनर्जी रिक्वायर्ड था। वो क्या होता है उसमें जो पोलर मॉलिक्यूल होता है नॉन पोलर पर ट्रांसफर नहीं होता, इसके लिए कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। ये भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसफर होता है। फिर हमारा अगला आता है एक्टो ट्रांसपोर्ट। अतः इसमें एक स्ट्रक्चर आता है जिससे ऑस्मोसिस जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है डिफ्यूजन होता है वो ऑस्मोसिस द्वारा होता है। उसके बाद हमारा आता है एक्टो ट्रांसपोर्ट। जब एक्टो ट्रांसपोर्ट होता है इसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड है, एनर्जी के अगेंस्ट काम करता है। इसमें जो मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो इसमें ट्रांसफर होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इसमें एटीपी जो यूज होता है उसे बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन। अब उसके बाद हमारा सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल हमारा होता है नॉन लिविंग होता है, और जो हमारा एल्गी था फंजाई और प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड होता है। इसका जो सेल वॉल होता है इसका केवल यही नहीं काम होता है सेल सेप को ही रखता है। ये क्या करता है? ये होता है प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल आया था डैमेज और इन्फेक्शन से बताता है। दूसरा काम क्या होता है प्लाज्मा था सेल वॉल का, ये बैरियर का भी काम करता है, किसी भी अनडिजायर्ड माइक्रोमॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं होने देता है। और उसके बाद एक काम इसका होता है सेल टू सेल इंटरेक्शन करा देता है। और उसके बाद हम देखते हैं एल्गी। जब एल्गी का हम सेल वॉल देखें तो सेलुलोज ग्लाइकोज माइनोस और उसके बाद सम मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसके बाद हमने देखा प्लांट सेल वॉल। जो प्लांट सेल वॉल था वो सेलुलोज का बना होता है, हेमिसेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, प्रोटीन का बना होता है। फिर हमने क्या देखा इसमें एक स्ट्रक्चर देखा जो हमारा सेल वॉल होता है 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है। जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो सेल ग्रोथ को पार्टिसिपेट मतलब सेल ग्रोथ कराता है। जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है इनसाइड होता है, सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। फिर अगला हमारा स्ट्रक्चर आता है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या होता है? मिडिल लैमेला जो हमारा होता है कैल्शियम पेप्टाइड का बना होता है। उसके बाद हम देखते हैं मिडिल लैमेला क्या करते हैं 2 सेल को जोड़ता है। 2 सेल को मिडिल लैमेला का काम होता है 2 सेल को जोड़ता है। और उसके बाद हमारा एक स्ट्रक्चर आता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा होता है सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला से ट्रांसफर होता है, कनेक्ट होता है किसी जब 2 सेल कनेक्ट होते हैं जो साइटोप्लाज्म का ट्रांसफर करता है उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये मतलब 2 सेल वॉल और मिडिल लैमेला के 2 सेल को जोड़ता है प्लाज्मोडेस्माटा, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ तक मैं करा दिया था।